तो नेक्स्ट है हमारा एडिटिव एंड द एडमिक्सचर। ओके, तो एडिटिव एंड एडमिक्सचर का हमारा क्या काम है? Admixtures are chemicals which are added to concrete at the mixing stage to modify some properties of the mix. तो हम लोग एडिटिव को क्यों यूज करते हैं या फिर एडमिक्सचर को क्यों यूज करते हैं? एडमिक्सचर का हम लोग जब हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं उस टाइम में हम लोग एडमिक्सचर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा कोई ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, कोई स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकता है, या फिर कोई सेटिंग टाइम इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बहुत सारा पॉइंट। रीजन ऑफ यूजिंग एडमिक्सचर इन कंक्रीट एज फॉलोज टू इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबिलिटी? व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? हेलो, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है? कोई भी बिल्डिंग कितना मतलब एज तक रहता है उसको ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। हाँ, मतलब उसका लॉन्जेविटी कितना है। ओके, कितना टाइम तक उसका स्ट्रेंथ जो है वो सही रहेगा, दैट इज इट्स ड्यूरेबिलिटी। वाटर रिडक्शन इन मिक्स विदाउट चेंजिंग द वर्केबिलिटी। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे भी एडमिक्सचर हैं जैसे कि हम लोग कम वाटर देने के बाद भी उसका जो वर्केबिलिटी है वो सेम रहेगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, एक्सेलरेट द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एट अर्ली स्टेजेस। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एट अर्ली स्टेजेस मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा बहुत हाई होगा, राइट। स्ट्रेंथ एनहांसमेंट, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्रैक कंट्रोल हो सकता है, जो हमारा श्रिंकेज अभी जो हमने तुमने को बताया था उसको रिडक्ट कर सकता है, टू इम्प्रूव द पंप एबिलिटी। ठीक है, फिनिश एनहांसमेंट मतलब जो फिनिशिंग जो है वो अच्छा रहेगा। अर्ली स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द परमिएबिलिटी, produce a fluid backfill which flows easily and is self-leveling, reduce the total cost of the material used in the concrete। इतने सारे एडवांटेज होते हैं हमारा एडमिक्सचर का। ठीक है, समझ में आया सारे? ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एडमिक्सचर। तो हमारा पहले है हमारा प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर हमारा क्या करते हैं? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, when concrete of high workability without using excess of water is required then plasticizer is used। मान के चलो किसी भी जगह पे हम लोगों को बहुत हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट चाहिए हम लोग और पानी उतना अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? उस जगह पे प्लास्टिसाइजर को यूज कर सकते हैं। द मेन टाइप ऑफ प्लास्टिसाइजर आर लिग्नोसल्फेट्स बेस्ड, मिलामाइन सल्फेट बेस्ड एंड द नेपथलीन सल्फेट बेस्ड। इतने तीन टाइप का हमारा प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिसाइजर समझ में आया, इसका क्या काम है और क्या क्या टाइप है? हेलो, नेक्स्ट हमारा, हाँ जो छत डाल देंगे सर, जिसको सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, नेक्स्ट हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर जो है हमारा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, तुम्हारा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तुम मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, ऐसा तुम्हारा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर, ये क्या काम करते हैं? हाई रेंज वाटर रेड्यूसर। द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर इज प्रैक्टिस्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फ्लोइंग, सेल्फ लेवलिंग, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर आर केमिकल कंपाउंड सच एज मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट्स MLS, sulfonated melamine formaldehyde SMF and sulfonated
naphthalene formaldehyde SNF and other polycarboxide based materials. ओके, तो ये हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, ये हमारा सेल लेवलिंग, सेल कॉम्पैक्टिंग के लिए, और हमारा किसी किसी जगह पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए या फिर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट चाहिए, उस जगह पे हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर को यूज कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, लिंगो सल्फेट्स में मिलेगा, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड में मिलेगा, सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड में मिलेगा, एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड मटेरियल में हम लोगों को सुपर प्लास्टिसाइजर अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो दोनों समझ में आया, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। समझ में आया ना? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा रिटार्डर्स, दे आर यूज्ड व्हेन डिले इन सेटिंग टाइम इज रिक्वायर्ड। डिले इन सेटिंग टाइम मतलब क्या हो जाएगा, कि हम लोगों को जल्दी सेटिंग टाइम ना हो जाए, जल्दी सेटिंग ना हो जाए, उसके लिए हम लोग रिटार्डर को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि 30 मिनट्स हमारा होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, राइट? तो अगर हम लोग रिटार्डर को प्रोवाइड करेंगे तो उसका काम क्या हो जाएगा, वो सेटिंग टाइम जो है वो डिले करेगा। इसको जनरली हम लोग किस जगह पे यूज कर सकते हैं? कोल्ड एरिया है। कोल्ड एरिया में यूज कर सकते हैं, पानी के अंदर कुछ भी बनाना है तो उस Yes, sir. जगह पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, they are used delay in setting time is required to ensure sufficient placement, vibration और compaction। okay? तो हम लोग मान के चलो कोई भी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो या फिर कोई डैम बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग प्रॉपर वाइब्रेशन और प्रॉपर कॉम्पैक्शन जरूरी है। अगर कॉम्पैक्शन हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर कॉम्पैक्शन अगर नहीं करेंगे तो उसमें हमारा वॉइड्स आने के चांसेस है, और वॉइड्स वो धीरे धीरे उसके अंदर पानी आएगा, ठीक है, मॉइस्चर आने का चांसेस है। जब मॉइस्चर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैक्स आने का चांसेस है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना जरूरी है। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस कंक्रीट है हमारे पास उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सफिशिएंट प्लेसमेंट, वाइब्रेशन एंड कॉम्पैक्ट, अगर मान के चलो जो अगर उसी टाइम के बीच अगर सेटिंग हो जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. मैं लास्ट में एक वीडियो तुम लोग को प्ले करके दिखाऊंगा। ओके, लास्ट में है हमारा एक्सीलेटर्स। एक्सीलेटर मतलब अब देखो, रिटार्डर क्या काम करता है, सेटिंग टाइम को डिले करता है, तो एक्सीलेटर क्या काम करेगा, उसको और जल्दी से करेगा। So accelerator work by accelerating cement hydration, which results in shortened setting times and increased early stage strength, particularly in the cooler temperatures. Okay, इसका एग्जांपल है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, क्योंकि ठंडे में और जल्दी हमारा क्या होगा, सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो और जल्दी हम लोगों का सेटिंग चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक्सीलरेटर यूज करेंगे, और एक्सीलरेटर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी तो ये चारों एडमिक्सचर समझ में आ गया ना पूरा? कुछ डाउट्स है किसी को? No, sir. तो टाइप ऑफ कंक्रीट यूजिंग द पेमेंट कंस्ट्रक्शन। पेमेंट के लिए हम लोग क्या क्या, कौन सा टाइप का हम लोगों को कंक्रीट चाहिए, जैसे कि हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कौन सा ग्रेड में अवेलेबल होता है, कौन सा ग्रेड के कंक्रीट को हम लोग रोड में यूज कर सकते हैं, अभी बताया था तुम लोगों को, बोल गए? 148. 148, देखो यहाँ पे M32 M45, देखो द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर जनरली यूज्ड इन हाईवे M30 35 40 45। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट यूज इन द पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट चाहिए, स्टैम्प कंक्रीट चाहिए, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट चाहिए एंड सेल्फ कंक्रीटिंग कंक्रीट चाहिए। ये 5 टाइप ऑफ कंक्रीट हम लोग यूज होता है पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी और एक बात बोल देते हैं पेमेंट के रिलेटेड, जब पेमेंट की बात आई है। पेमेंट हमारा 2 टाइप का होता है, एक है हमारा रिजिड पेमेंट और दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, तो जो रिजिड पेमेंट है, रिजिड पेमेंट हमारा क्या होगा, वो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट से बनेगा। ओके, सीसी पेमेंट से। ओके, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये हमारा कैसे बनेगा, इसमें हमारा बिटुमिनस लेयर रहेगा। तो ज्यादातर जो रोड है वो किस टाइप का होता है, तुम्हारे आसपास जितने भी सारे रोड्स है वो किस टाइप का रोड है, रिजिड पेमेंट है या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट है? रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट मतलब, रिजिड पेमेंट तुम्हारे घर के सामने सीमेंट का रोड होता है कि बिटुमिनस रोड है? बिटुमिनस। तो बिटुमिनस रोड, अगर बिटुमिनस लेयर रहेगा तो हमने क्या बताया, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा। वो रिजिड पेमेंट क्यों है? जो रिजिड पेमेंट है दैट मीन्स वो क्या होगा, वो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, बस वो ढलाई जो रोड होता है, ठीक है। अगर ढलाई रोड है वो होगा हमारा रिजिड पेमेंट। अगर बिटुमिनस जो ब्लैक टॉप सरफेस हमारा रहता है तो वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, अब बताओ अमन कुमार, अमन कुमार, हेलो, आशीष कुमार, नहीं है क्या? चंदन, कोई नहीं है? यस सर। तुम्हारे घर के सामने कौन सा टाइप का रोड है, रिजिड पेमेंट या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट? सर फ्लेक्सिबल पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट का रोड है, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव कर देते हैं ये करके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। The high strength concrete has a compressive strength greater than 40 megapascal. That means 6800 psi. Okay. So 40 MPa हम लोग पढ़ के चलो। Recently, this strength has rose to 50 to 60 megapascal, and it has been increased in construction for high-rise building. High-rise building, long-span bridges, ठीक है? High strength concrete made by the lowering water cement ratio to 0.35 or lower. ठीक है? Often silica fume is added to prevent the formation of free calcium hydroxide crystals in the cement matrix, which reduce the strength at the cement aggregate bond. तो सिलिका फ्यूम का क्या काम है, सिलिका फ्यूम का ये हमारा जो क्रिस्टल बन जाता है वो क्रिस्टल वो बनने नहीं देता है। अगर वो क्रिस्टल नहीं बनने देता है, इसकी डिसएडवांटेज भी है। जो सीमेंट एग्रीगेट जो बॉन्ड होता है वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाता है, राइट। So low water cement ratio and use of silica fume make concrete less workable, which is particularly likely to be performed in high strength concrete application where dense river cages are likely to be used. ठीक है, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग स्टील बार को यूज करते हैं to compensate for the reduced workability. Super plasticizer and the commonly added high strength mixtures will be added.
तो यहाँ पे हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जनरली 40 MPa से ज्यादा होता है, एंड करंटली नियर अबाउट 50 to 60 मेगापास्कल हो गया। ये हमारा क्या करते हैं, ये हम लोग हाई हाई राइज बिल्डिंग में यूज करते हैं, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में यूज करते हैं, और इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है 0.35 है, और इससे भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्टर के थ्रू हम लोग सिलिका फ्यूम को यूज करते हैं। सिलिका फ्यूम का क्या काम है, ये हम लोगों को क्रिस्टल नहीं बनने देता है, और इस क्रिस्टल नहीं बनने से हमारा क्या हो जाता है कि सीमेंट एग्रीगेट का जो बॉन्ड है वो भी घट जाता है, और लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड यूज ऑफ सिलिका फ्यूम मेक कंक्रीट लेस वर्केबल। जैसे कि हमने बताया कि अगर सीमेंट एग्रीगेट बॉन्ड अगर का स्ट्रेंथ हमारा हमारा कम हो गया तो ऑब्वियसली वो भी लेस वर्केबल होगा, which is particularly likely to be performed in high strength concrete application where dense river cages are likely to be used। तो ऑब्वियसली अगर लेस वर्केबल है उस जगह पे अगर हम लोग स्टील बार को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो टेंशन में बहुत अच्छे से काम करेंगे, और वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट समझ में आया सबको? हेलो। यस सर। यस। नेक्स्ट हम लोग मुझ करते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो high performance concrete is being vastly used for high payment due to the potential economic benefits that can be derived from early strength gain of the high performance concrete. It reduces the permeability, increased water or abrasion resistance to steel studded tires, and improves the bridge thaw durability. Okay, तो क्या बोला है देखो, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट अभी मतलब जो पेमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होता है, ये हमारा अर्ली स्ट्रेंथ इसमें गेन हो जाता है। जैसे कि मान के चलो कि रोड बनाने के लिए हम लोग 30 डेज या फिर 28 डेज पे हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तुम लोग कभी देखे हो कि कोई भी रोड अगर मेंटेन कर रहा है उसके लिए हम लोग कोई भी रोड को 28 दिन तक या फिर 30 दिन तक बंद करके रखते हैं? देखे हो? हेलो। नो सर। वेरी गुड। उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग ओपन कर देना चाहिए, ज्यादा लेट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसका और एडवांटेज क्या है, ये हमारा जो परमिएबिलिटी होता है ये हमारा रिड्यूस कर देता है। जितना परमिएबल नहीं होगा मतलब उतना पानी इसके अंदर नहीं आएगा। इंक्रीज्ड वाटर और एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, टू स्टील स्टडेड टायर्स एंड इम्प्रूव द फ्रीज थ्रो ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज फ्रीज थ्रो ड्यूरेबिलिटी? जैसे कि ठंडे के टाइम में हमारा क्या हो जाता है कि वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे रोड पे बर्फ बन जाता है। ठीक है, और बर्फ बनने से वो क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इजीली वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उस जगह पे अगर हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज करेंगे तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज हो सकता है। समझ में आया? Yes. So different types of high performance concrete are being considered for pavement repairs, for early opening of traffic, bridge deck, overlays, etc. ठीक है, ये तो अभी तुम लोगों को बता दिया क्या अर्ली ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक के लिए, ब्रिज डेक, ओवरलेस के लिए हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज करते हैं। So durable concrete called fast track concrete designed to give high strength at very early stage without using the special material or technique has been developed। ड्यूरेबल कंक्रीट को जैसे कि हमारा फास्ट ट्रैक कंक्रीट अभी डिजाइन हुआ है जो बहुत ही हमारा हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अर्ली स्टेज में विदाउट यूजिंग स्पेशल मटेरियल और टेक्निक has been ये अभी तक बन गया है। फास्ट ट्रैक कंक्रीट पेविंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर द कंप्लीट पेमेंट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी मान के चलो रोड या फिर ब्रिज कंप्लीटली खराब हो गया है तो उसको टोटली रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग एफटीसीपी का यूज कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कंक्रीट पेविंग के लिए। Partial replacement by an inlay of at least one lane, strengthening of existing bituminous or concrete pavements by concrete overlay, rapid maintenance and reconstruction process and airfield pavement, ये सारी चीज के लिए हम लोग एफटीसीपी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. So benefits of applying FTCP is to reduce construction period, early opening of pavement traffic, and minimize the use of the expensive concrete paving plant. ये सब हम लोगों का मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग टोटल इकोनॉमिकल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग रोड को जल्दी से ओपन कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग कोई भी कंक्रीट पेविंग प्लान बनाना पड़ेगा जहां से हमारा वो कंक्रीट आएगा, वो भी बनने का जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हमारा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो रहा है। सर तो रोड में तो यही यूज करेंगे। हाँ, रोड में यही यूज करेंगे। हेलो सर। हेलो हाँ सर। बोलो। हाँ बोलो। सर जो सर हाईवे में सर जो फास्ट ट्रैक का सर पैसा लेते हैं मतलब, तो वो तो इसी में सर करते हैं ना सर, फास्ट ट्रैक कंक्रीट पेइंग के लिए। पैसा काटता है वो समझ नहीं है, फिर से सर बोलेगा। फास्ट ट्रैक से सर पैसा कटता है सर हाईवे में। वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो हमारा टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स मतलब जिससे हम लोग रोड को बनाते हैं। हाँ, ये तुम बोल यस। सकते हो रोड को पे, और अगर कोई रोड खराब हो जाए उसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो एफटीसीपी मतलब क्या है, ये अगर मैक्सिमम एरिया खराब हो गया है उस जगह के लिए यूज करेंगे। अगर मान के चलो कोई छोटा छोटा पॉटहोल्स हुआ है उसके लिए तो एफटीसीपी यूज नहीं करेंगे। छोटा छोटा गड्ढा हो गया है या मतलब छोटा मोटा एक क्रैक आ गया है, उस जगह पे एफटीसीपी यूज करने का जरूरत नहीं है। मान के चलो एक रोड सर बहुत खराब हो गई। सर ओनली सर ओनली हाईवे में सर यूज होता है ना। हाँ, ओनली हाईवे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नया आगे नया रोड कंस्ट्रक्शन करना हो तो। नया रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग देखना पड़ेगा, हम लोग रिजिड पेमेंट यूज करेंगे या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू मतलब उस जगह का कितना ट्रैफिक है उसके बेसिस पे हम लोग उस रूट को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई एक लोकल स्ट्रीट हम लोग बनाएंगे, उसके लिए जितना लोड हम लोग को चाहिए, कोई अगर मेन हाईवे बनाएंगे दोनों का लोड क्या सेम रहेगा? नो। नो। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर हम लोगों को जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लोकल स्ट्रीट के लिए ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि उसमें उतना हेवी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हम लोग हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे या फिर एनएच में जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। यस सर। नेक्स्ट है हमारा फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। सो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट और refers is concrete containing the fiber material which increases the structural integrity. ओके, तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट मतलब क्या है, इसमें हम लोग जो जिस टाइम हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं उस टाइम हम लोग फाइबर्स मटेरियल को उसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फाइबर्स इंक्लूड द स्टील फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, each of which lend varying properties to the concrete. अब जिस टाइम जिसका जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ फाइबर्स एडेड टू ए कंक्रीट मिक्स इज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 3%। 3% अगर यूज करेंगे उसका मतलब क्या है, उस जगह पे हमारा बहुत हाई स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, और मतलब मान के चलो उतना स्ट्रेंथ हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को मीडियम स्ट्रेंथ का जरूरत है, हम लोग 1% से यूज करेंगे। ओके, so fiber reinforced concrete is increasingly used on account of the advantages of increased static and the dynamic tensile strength, energy absorbing characteristic and the better fatigue strength. Okay, तो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट अगर हम लोग आज के दिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसके लिए, कि इसमें हमारा डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ और एनर्जी जो हमारा एब्जॉर्ब होता है और हमारा फैटिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके। यस। नेक्स्ट हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट
self-consolidating concrete or self-compacting concrete is characterized by a low yield stress, high deformability, and moderate viscosity necessary to ensure uniform suspension of solid particles during transportation placement without external compaction and thereafter until the concrete set. इसका मतलब क्या है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मतलब होता है, मान के चलो हम लोग कोई डैम बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा साइट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कलम है वो बहुत बड़ा है, मान के चलो, ठीक है, कोई इंडस्ट्री बना रहा है बहुत बड़ा, उसमें कलम है या फिर हाँ बहुत बड़ा कलम, तो पूरा अंदर तक हम लोग कंप्रेस तो नहीं कर सकते ना, मान के चलो ये हमारा कितना बड़ा हमारा क्या है, एक कलम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसको बांध देते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग जो कंक्रीट है उसको पोर करते हैं, राइट। तो कंक्रीट पोर होने के बाद देखो मान के चलो अगर बहुत बड़ा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उतना बड़ा हम लोग के पास वाइब्रेटर मशीन है तो हम लोग इजीली कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। उस जगह पे हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट या फिर सेल्फ कंसोलिडेटेड कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। वो उसका क्या काम है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाकर ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट वो बन जाएगा। समझ में आया मेरा पॉइंट? यस। Such concrete can be used for casting heavily reinforced section, जो अभी आप लोगों को बताया था, where places where there can be no access to vibrator for compaction and in complex shape of formwork which may otherwise be impossible to cast, giving far superior surface than conventional concrete. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? जहाँ पे हम लोग वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, उस जगह पे हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, it has been demonstrated that the total sand content of about 50% of total aggregate is favorable in design of self compacting concrete. तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट है, अब हम लोग कुछ स्पेशल कंक्रीट की तरफ मूव कर जाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, बस subsequently concrete may be used for some special purpose for which special properties are more important than normal concrete. In order to achieve a special concrete, suitable proportion of chemical and mineral admixture are used. Concrete is called the special concrete. हम लोग बस बहुत सारे टाइप का स्पेशल कंक्रीट, अच्छा स्पेशल कंक्रीट का क्या क्या यूज होता है? तो स्पेशल कंक्रीट इज यूज्ड इन एक्सट्रीम वेदर, जैसे मान के चलो कोई बहुत ज्यादा ठंडा है या फिर बहुत ज्यादा गर्म है या फिर मान के चलो बहुत ज्यादा रेनी टाइम है, रेनी सीजन है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, उस सब जगह के लिए हम लोग स्पेशल कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन यूज्ड इन लार्ज स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा अगर कोई स्ट्रक्चर है उस जगह पे लिए हम लोग स्पेशल कंक्रीट यूज कर सकते हैं। गुड कोहेसिवनेस एंड स्टिकी मिक्सेस विद वेरी हाई binder content, comparable flexible strength and elastic modulus, better drying shrinkage and significantly low creep value, good protection to steel reinforcement in high chloride environment. अगर मतलब बहुत ज्यादा हाई क्लोराइड एनवायरमेंट होगा तो स्टील में क्या होगा, जंग लगने का चांसेस है, तो जंग लगने से हमारा स्टील खराब होगा, ठीक है, तो वो जंग लगने नहीं देगा। एक्सेलेंट ड्यूरेबिलिटी इन एग्रेसिव सल्फेट एनवायरमेंट्स, ठीक है, सल्फेट में तुम लोग को जिस टाइम सल्फेट हम सीमेंट पड़ा रहा था उसमें भी हम लोग बताया था कि सल्फेट होगा तो हमारा सीमेंट को खराब हो जाएगा, हमारा ड्यूरेबिलिटी उतना लॉन्जिविटी नहीं होगा, तो उस जगह पे हम स्पेशल कंक्रीट यूज कर सकते हैं। लोअर हीट कैरेक्टरिस्टिक, लो रेजिस्टेंस टू डी-आइसिंग, सॉल्ट स्केलिंग, पीसी पाइप्स, गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल पैटर्न, ये सारे यूजेस होता है हमारा स्पेशल कंक्रीट का।
ठीक है। तो बहुत सारे टाइप का स्पेशल कंक्रीट होता है, जैसे हमारा लाइट वेट कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट है, फेरो सीमेंट है, रेडी मिक्स कंक्रीट, सिलिकॉन, शॉटक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जियो पॉलीमर कंक्रीट। बट इसमें से हमारा जो रेड कलर ने किया है, लाइट वेट कंक्रीट, फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ये हमारे 4 सिलेबस में है। इसमें से ऑलरेडी हमारा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हमने ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लाइट वेट कंक्रीट। So lightweight concrete is a concrete whose density varies from 300 to 1850 kg per meter. This type of concrete mainly used to reduce the dead weight of the concrete with the same load, carrying capacity like normal concrete. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है चुनचुन कुमार। चुनचुन कुमार, आर यू देयर? ओके। चुनचुन कुमार, हमारा जो घर है वो कितने माले का है? हेलो चुनचुन कुमार, am I audible? तो तुम्हारा जो घर है वो कितने माले का है? आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हम किसी दूसरे से पूछते हैं। हानि भारती, हानि, यस सर। तुम्हारा जो घर है वो कितने माले का है? 2 माले का घर है, ठीक है। अब तुम्हारे पापा ने बोले कि इसको और एक माला इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 3 माले करेंगे। तो मान के चलो 2 माला का घर जो है वो कम से कम तुम्हारा कितने साल हुआ घर का? 10 साल 15 साल शायद हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो 15 साल पहले हम लोग वो सोचे तो नहीं थे कि हम लोग इसको 3 माले करेंगे। तो 2 माले के ही हम लोग सोच के उसको घर बनाए हैं। उसका ये हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, उसको लोड कैलकुलेशन करके हमने वो बनाया है। अगर हम लोग 3 माला करेंगे तो लोड तो और भी ज्यादा आएगा। लोड ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो और हम लोगों को ये जरूरी है, बनाना ही है 3 माला। तो हम लोग उस टाइम कैसे बनाएंगे? अगर नॉर्मल कंक्रीट से बनाएंगे तो बिल्डिंग क्रैक आने का चांसेस है, क्योंकि जो पहले जो फाउंडेशन किए थे या फिर जो 2 माले किए थे उसमें हमारा पूरा लोड जो था वो चला गया। अब एडिशनल तो हम लोग को कुछ सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज हम लोग 3 माला कैसे बनाएंगे? कोई आइडिया है? तभी सर ये लाइट वेट कंक्रीट यूज करेंगे। तो अभी उस टाइम हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज करें। लाइट वेट कंक्रीट का एडवांटेजेस क्या क्या है? लाइट वेट कंक्रीट सेम तुम्हारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है वो सेम स्ट्रेंथ होगा, बट बिल्डिंग के लोड के ऊपर कोई उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा अगर कोई घर बनाना है तो हम लोग ऑब्वियसली मतलब जैसे कि मान के चलो कोई 20 साल 25 साल पुराना घर है और उसको आज हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम लोग नॉर्मल कंक्रीट कभी नहीं यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कंक्रीट यूज करेंगे तो हमारा चांसेस है बिल्डिंग कोलैप्स होने का, बिल्डिंग में क्रैक्स आने का चांसेस हो सकता है। तो उस जगह पे हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखो क्या क्या बोला है। Lightweight concrete is concrete whose density varies from 300 to 1850 kg per meter. ठीक है, this type of concrete mainly used to reduce the dead weight of the concrete with same load carrying capacity like normal concrete. ठीक है, समझ में आया? It is achieved by the using lightweight aggregate or by introducing air bubbles in mortar or by omitting the fines aggregate. ठीक है, इसमें हम लोग एयर बबल्स को यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट्स को ओमिट करते हैं। So density of normal concrete varies from 2200 to 2600 kg per meter। जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट का डेंसिटी होता है वही अगर हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज करेंगे तो 300 to 1850 kg per meter। मतलब
तो डेंसिटी से देख पा रहे हो कितना अच्छा होता है। ओके, सो टाइप ऑफ लाइट एग्रीगेट होता है लाइट एग्रीगेट कंक्रीट, लाइट एरेटर और सेल्यूलर और फोम्ड कंक्रीट, नो फाइल लाइट वेट कंक्रीट। ओके, तो लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट में क्या क्या होता है? इन दिस कंक्रीट लाइट वेट एग्रीगेट्स आर यूज्ड टू हेलो सर, हाँ बोलो बोल रहे बोलो। सर कि अगर कोई पहले से ही सोच करके ही करे और उस मतलब हमको 3 नहीं 4 करना है, 4 फ्लोर करना है और वो 10 साल बाद मतलब फर्स्ट फ्लोर तक ही बना के छोड़ दे, 10 साल बाद फिर उसको बनाना शुरू करे तो उसमें भी लाइट वेट कंक्रीट ही यूज होगा? तुम्हारा कहना है मतलब पहले से उसका प्लान है 4 पहले मरले से करने प्लान का। है तो फिर हाँ सर। हाँ, तो उस टाइम हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज नहीं करेंगे। अगर उसका प्लान है 4 मरले करने से हम लोगों को क्या करना है, फाउंडेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी सर, 2 ग्रुप पिलर पहले से ही अति करके किया गया है, तो भी करना हाँ, पड़ेगा। तो उस समय कोई जरूरत नहीं है लाइट वेट कंक्रीट का यूज करने का। अगर हमारा फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई जरूरत नहीं है। ये लाइट वेट कंक्रीट का मतलब फंडा कैसे आया कि अगर मान के चलो अचानक से कोई हुआ, तो अचानक से हमारे पास दिमाग में आया कि अगर हाँ इसके और एक मंजिल अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से ही प्लान है कि हम लोग इसको 5 माला बनाएंगे 10 माला बनाएंगे, उसका फाउंडेशन भी तो हम लोग उतने अच्छे से करेंगे ना। फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम लोग जितना भी हम लोग बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर। so in this concrete lightweight aggregates are used to reduce the density of concrete. Varieties of lightweight aggregates are available in natural or artificial sources as follows. Natural lightweight aggregate मतलब क्या हो जाएगा हमारा, प्यूमिस आएगा, डायटोमाइट आएगा, स्कोरिया आएगा, वोल्केनिक सिंडर आएगा, सॉडस्ट आएगा, राइस हास्क आएगा। ये सब क्या है हमारा नेचुरल लाइटवेट एग्रीगेट। आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट मतलब हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल सिंडर हो गया, कोक ब्रिज हो गया, फोम स्लैब हो गया, ब्लोटेड क्ले, एक्सपेंडेड सेल एंड स्लेट, सिंटेड फ्लाई एश, एक्सपेंडेड परलाइट, ये सब हमारा है आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट। ठीक है,